नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन में। मैं चंदन ओझा आपका स्वागत करता हूं ओझा स्टडी सर्कल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एडुटेरिया पब्लिकेशन के बिहार दरोगा का पहला सेट। ठीक है, इस सेट को क्लियर करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप बिहार में दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेट को जरूर देखें और समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए मेरे भाई, यदि आप तैयारी में हैं तो आपको एक एक पॉइंट को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप इसको देर तक याद रख सकते हैं। यदि आप रट के निकल जाते हैं तो आप भूल जाइएगा। तैयारी करना है तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, कुछ समझिए, तब जाके बात बनेगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, क्या सही आंसर होगा? ए। सिंधु घाटी सभ्यता, थोड़ा कलम ठीक कर लेते हैं मेरे भाई, तब जाके पढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले व्यक्ति थे। ये जो है करेक्ट आंसर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या सही है। तो इसका सही होगा कि सिंधु घाटी के लोग कपास उत्पादन करने वाले व्यक्ति थे। देखिए, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा ही शुरू किया गया था। सबसे पहले कपास का उत्पादन कहाँ शुरू किया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसके साथ साथ ये लोग गेहूं का उत्पादन करते थे, जौ का करते थे, बाजरा का करते थे, चावल का भी करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग गेहूं का, चावल का, बाजरा का, जौ का उत्पादन करते थे और सबसे पहले इन्होंने कपास का उत्पादन किया था। और ये लोग जो थे भेड़ को पाले, बकरी को पाले, सूअर जैसे जानवरों का भी पालन किया। तो चलिए, इसका सवाल क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास का उत्पादन किए। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के तीन रत्न शामिल है। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? देखिए, तो इसका सही आंसर होगा ये वाला कि जैन धर्म का त्रिरत्न है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। समयक दर्शन, समयक दर्शन एक हो जाएगा, उसके बाद होगा समयक दर्शन, समयक ज्ञान और समयक आचरण। विश्वास का मतलब दर्शन, समयक दर्शन, समयक ज्ञान और समयक आचरण, यही जैन धर्म का त्रिरत्न होगा। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। चूल अभिलेख के अनुसार जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। देखिए, चोल संस्थान के द्वारा चोल अभिलेख के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा बी नंबर, पलिच्छ छांदम। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। ब्राह्मणों को दिए जाने वाला भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। ठीक है, ब्रह्मदेव किसको कहा जाता है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि को। ठीक है, और वेलन बगाई किसको कहा जाता था? गैर ब्राह्मणों को देने वाले भूमि को। ठीक है, गैर ब्राह्मणों को यदि आप कुछ दान दे रहे हैं तो वेलन बगाई था। ब्रह्मदेव यानी ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान को ब्रह्मदेव कहा जाता था। अगला पॉइंट क्या है कि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला एक मिनट मेरे भाई, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, ये हो गया विशाखा 5 नंबर पर। चलिए माफ़ करिएगा, थोड़ा लेट हो गया। 5 नंबर है कि किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? कह रहे हैं पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। तो यह काम शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी के शासनकाल में पहला मुद्रा जो रुपया था मुद्रित हुआ था। ठीक है, और इसका वजन कितना था तो आपको बताते हैं, 178 ग्रेन था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था और इसका वजन कितना था, 178 ग्रेन था। अब आपके दिमाग में चुल मचा हुआ कि ये किसका बना था, तो शेरशाह सूरी ने चांदी का मुद्रा चलाया था। किसका? चांदी का। तो याद रखिएगा मेरे भाई, पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, और इसका वजन कितना था, तो 178 ग्रेन था। और किसके शासनकाल में आया था, तो शेरशाह सूरी महाराज के शासनकाल में ये चालू हुआ था, चांदी का मुद्रा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? अभी आजकल एक मूवी आया है, आप देखे होंगे, छावा। कौन सा मूवी है? छावा। उसमें दिखाया है, आप समझ गए होंगे किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक रूप से मुगलों और मराठों में द्वंद्व हुआ था। ठीक है, शाहजहां में शुरू हुआ था लेकिन सर्वाधिक हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। सबसे पहले शाहजहां के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा, 1656 ईस्वी में, 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल पर आक्रमण किया था सबसे पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन सर्वाधिक संघर्ष औरंगजेब के ही काल में हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा कि 1665 ईस्वी में पुरंदर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और जिसमें शिवाजी की भिड़ंत किससे हुई थी? मुगल सेना कौन था? जय सिंह से था। शिवाजी का भिड़ंत किससे हुआ था भाई? तो शिवाजी वर्सेज कौन था? मुगल सेना, जय सिंह। कौन था? जय सिंह। तो इसको आप याद रखिएगा। तो सर्वाधिक यदि भिड़ंत हुआ है औरंगजेब से, शुरुआत हुआ है शाहजहां से, तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। अगला, पुरंदर का युद्ध कब हुआ था? 1665। पुरंदर का युद्ध 1665। आइए, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। किसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता? लॉर्ड रिपन को। काहे कहा जाता है, ये भी सवाल है ना। देखिए, इनके समय में ही भारत में 1881 में, इनके समय में भारत में 1881 में सबसे पहले नियमित क्या हुआ था? जनगणना हुआ था। जनगणना सबसे पहले म्यों कराए थे, ध्यान रखिएगा, 1872 में। कौन कराए थे सबसे पहले जनगणना? कौन शुरू कर? लॉर्ड म्यो। ठीक है, म्यो हो गया 1872 में। लेकिन 1881 ईस्वी में ये क्या कराए? नियमित जनगणना, यानी उसके बाद हर 10 साल पर, 1881 के बाद 1891, ऐसे करते करते 2011 तक जनगणना हुआ है, लेकिन अभी उसके बाद जनगणना नहीं हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। क्या कार्य कराए थे भाई? तो इनके समय में 1881 से लेकर अभी तक नियमित जनगणना हो रहा था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में। ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध का विलय कर लिया था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इस नाम को आप नहीं भूलिएगा इतिहास में। ठीक है, इन्होंने, लॉर्ड डलहौजी थे,
कुछ अच्छे काम भी किए तो बहुत गड़बड़ काम भी किए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनका एक नियम था, हड़प नीति। आपसे पूछेगा कोनो कि हड़प नीति कौन लाए थे, तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी लाए थे। कौन लाए थे? लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखिएगा मेरे भाई। हड़प नीति क्या था? यानी कोई भी राजा दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकता है। लॉर्ड डलहौजी क्या लाए थे? हड़प नीति। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, हड़प नीति। ठीक है, 1856 में इन्होंने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर विलय कर लिया था। वैसे कुछ अच्छे काम भी किए थे। इन्हीं के काल में, डलहौजी के काल में क्या हुआ था? भारत में रेल प्रारंभ हुआ था, तार प्रारंभ हुआ था, डाक प्रारंभ हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब था? 1848 से 1856 तक, लेकिन तहलका मचा दिए थे। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? बंगाल विभाजन का नेतृत्व कौन के थे? तो ये आपको याद रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था भारत का वायसराय? लॉर्ड कर्जन। आपको इन सभी पॉइंट को, बिंदुओं को याद रखना है। अगला नंबर 10। एडुटेरिया के बुक से हम लोग इस सेट को कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हम लोग मार्केट के जितने भी सारे सेट है सबको करेंगे एक करके। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगता है तो बताइए। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था? आप सभी को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाए थे। कौन बुलाया था भाई? सबसे पहले, वो भी कहाँ से? ध्यान रखिएगा, 1944 ईस्वी में। कब? तारीख क्या था? 6 जुलाई। ध्यान रखिएगा, 6 जुलाई 1944 ईस्वी को। ठीक है, आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया और कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता। बस यही लाइन कहे थे सुभाष चंद्र बोस। क्या कहे थे? कि भारत के स्वाधीनता की लड़ाई, भारत की स्वाधीनता की लड़ाई शुरू हो चुकी है राष्ट्रपिता। क्या कहे थे? स्वाधीनता की लड़ाई शुरू हो चुकी है राष्ट्रपिता। ठीक है, कहे थे। भारत की स्वाधीनता की लड़ाई शुरू हो चुकी है राष्ट्रपिता। कौन कहे थे राष्ट्रपिता सबसे पहले? सुभाष चंद्र बोस। कब कहे थे? 6 जुलाई 1944 को। ठीक है, चलिए, वो भी रेडियो पर। चलिए, और कहे थे क्या? पूरा लाइन का था? पूरा लाइन था कि भारत के स्वाधीनता की लड़ाई शुरू हो चुकी है राष्ट्रपिता। भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में आप हमें आशीर्वाद और शुभकामना दीजिए। कहे थे कि भारत के स्वाधीनता की लड़ाई शुरू हो चुकी है राष्ट्रपिता, आप हमें इस भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी को संबोधित किया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन के था? ज्योतिबा फूले ने। कब किया था? 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अटला देवी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अटला देवी मस्जिद कौन सा मस्जिद है? अटला देवी मस्जिद। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था, कौन किया था? इब्राहिम शाह सर्की। कौन किया था? इब्राहिम शाह सर्की। ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। अलाउद्दीन के समय, क्वेश्चन नंबर 13, कि अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना था? भू राजस्व की जो दर थी, उपज का कितना भाग था?
ठीक है। तो देखिए अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व की दर अनाज उत्पादन का कितना था? आधा। ध्यान रखिएगा मेरा भाई, यदि आपके पास 50 केजी गेहूं हुआ है तो आपको आधा देना है, यानी 25 केजी दे देना है। बोलिए कितना गड़बड़ था अलाउद्दीन का शासनकाल। आधा आपको भू राजस्व देना था। ठीक है। अलाउद्दीन ने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ाकर 3/4 भाग कर दिया था। और खम्स क्या था, पहले इसको समझ लीजिए। खम्स था लूट का हिस्सा। यदि कोई भी राजा लूट कर माल लाता है तो था पहले क्या था कि सुल्तान को वो कितना भेजेगा भाई, तो 1/4। कितना भेजेगा? 1/4, यानी 4 भाग में 1 भाग भेजेगा। किसको देगा? सुल्तान को, नहीं अलाउद्दीन खिलजी को देगा। लेकिन इसने खम्स को बढ़ा दिया और कितना कर दिया? 3/4। कितना कर दिया? 3/4, यानी आप 1 भाग रखिए, 3 भाग वापस दे दीजिए। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। इन राजस्व का दर कितना था? आधा। खेती यदि आप किसान हैं तो सोचिए आधा आप कर के रूप में, टैक्स के रूप में दे देंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान अपने नागरिकों की समानता का वचन देता है। बताइए भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? प्रतिष्ठा का अवसर देता है, क्या देता है बताइए? इसका सही आंसर होगा सी, प्रतिष्ठा और अवसर के समानता का वचन देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? भारत में वह कौन सा समिति था जिसने मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल होने का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। कौन समिति था? स्वर्ण सिंह समिति। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति। ये जो थे क्या बोले कि मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसी भी 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं। कल के वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि 10 ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जहां पर अनुसूचित क्षेत्र है। और ये कौन घोषणा कर सकते हैं? राष्ट्रपति। ये संविधान के किस अनुसूची में है? तो SC ST वाला अनुसूची है 5। कौन सा अनुच्छेद है? अनुसूची 5, सॉरी अनुच्छेद नहीं, अनुसूची। कौन सा अनुसूची में है? 5 में। चलिए आइए अगला प्रश्न, ग्राम सभा में निम्न में कौन शामिल होता है? बताइए। कह रहा है कि इनमें से कौन कौन लोग हैं जो ग्राम सभा में शामिल होते हैं? गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। यही आंसर होगा। कह रहा है कि वे सभी व्यक्ति कौन कौन जिनका नाम गांव विशेष में पंचायत के मतदाता सूची में दर्ज हैं। जो लोग का नाम पंचायत के मतदाता सूची में दर्ज हैं वहीं ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आप मतदाता सूची में नहीं हैं तो आपका नहीं होगा। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति साक्षर नहीं, निरक्षर लोग भी शामिल होते हैं। खाली पुरुष होंगे? नहीं, पुरुष नहीं होंगे, महिला भी होंगी। कौन कौन? जिनका नाम मतदाता सूची में है। पहले आप अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लीजिए और तब जाके आप ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। पहले आप वोटर तो बनिए भाई। यदि आप वोटर बनेंगे तब वहीं आपका नाम ग्राम सभा सदस्य के रूप में हो सकता है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? देखिए कुछ चीजें हैं जो इसको हम लोग अपने डेली यूज में समझ सकते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? कह रहे कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या बताता है? तो आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 91वां।
91। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। ये क्या कहता है? भारतीय संविधान के 91वां संविधान संशोधन कहता है कि केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्य की संख्या 15% करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, चलिए, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, 91वां संविधान संशोधन ये मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या को अधिकतम कर सकता है, कम कर सकता है। आते हैं अगला प्रश्न 19। निम्न में कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, सभी के सभी संवैधानिक संस्था हैं। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। कौन सा आयोग? नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये मोदी जी किए थे। कब? 1 जनवरी 2015 को, जब भाजपा की सरकार बनी थी तो नरेंद्र मोदी किए थे कि कौन सा आयोग का गठन? नीति आयोग का गठन। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग है। लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ये क्या है? संवैधानिक संस्था है। राज्य सेवा आयोग हर राज्य का अपना अपना होता है, जैसे अपने राज्य में बीपीएससी है, वित्त आयोग है, ये सब क्या है? संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ये पूछता है मेरे भाई, इसको फिर से लिख देते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में। कहिया? तारीख क्या था? तो 1 जनवरी था। स्टार्टिंग में साल के कर देते, हैप्पी न्यू ईयर बोल दिए थे उसी दिन। हैप्पी न्यू ईयर बोले या नीति आयोग का गठन किया, यही बात हुआ ना। चलिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी, ठीक है, इसके उप सभापति कौन थे? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 1946 में। कब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था? तो 1946 में हुआ था। इसको आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कह रहा है कि किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ठीक है, उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। संसद के, बताइए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है भाई? तो आंसर होगा कि लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, ठीक है, स्पीकर का चुनाव होता है। याद रखिएगा, चयन किया जाता है। लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर क्या कर, संसद के सभी सदस्य मिलकर लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन करते हैं। अगला प्रश्न को देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा समय देंगे प्रत्येक क्वेश्चन पर, तभी जाके काम होगा और कुछ हम लोग सीख जाएंगे। ये नहीं कि आए खाली आंसर टिक किए भाग गए, नहीं। निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं। कौन कौन सा मामला है? बताइए आंसर। ठीक है, इसका होगा मूल अधिकारों का परिवर्तन ही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। स्वर्ण त्रिभुज एक विशेष क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? गोल्डन ट्राइंगल स्वर्ण त्रिभुज में कौन सा देश शामिल नहीं है? मेरे भाई बता दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा, किधर गया? कंबोडिया कंट्री है जो स्वर्ण त्रिभुज में नहीं है। स्वर्ण त्रिभुज एक विशेष क्षेत्र होता है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्व विख्यात है। थाईलैंड, म्यांमार और लाओस इसके सदस्य हैं। कंबोडिया इसका सदस्य
नहीं है। देखिए क्या करता है भाई, तो मादक द्रव्यों का तस्करी करता है, कोनो बढ़िया काम नहीं करता है। गोल्डन ट्रायंगल नाम लिखा है, गोल्डन ट्रायंगल करता क्या है, मादक द्रव्यों का तस्करी। कौन कौन इसमें शामिल है, तो ई तीनों शामिल है, ई है, ई दूगो आ ई एगो लाओस, तीनों एकदम गुंडा है समझिए। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार ये सब मादक द्रव्यों का तस्करी करता है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो सबको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछ के आपको कन्फ्यूजिया दिया है, आंसर होगा 18 दिसंबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाता है, 18 दिसंबर को मेरे भाई। लेकिन आपको दिमाग में क्या आया होगा 9 जनवरी, यो सही है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर सही नहीं है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इधर लाइन खींच कर लाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। ध्यान रखिएगा, भारत में प्रवासी दिवस मनाना है तो जनवरी में मना लीजिए 9 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाना है तो 9 दूनी 18 दिसंबर एकदम लास्ट में। अब समझिए कैसे याद रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाना है विदेश में, ठीक है, तो 9 दूनी 18। देश में मनाए तो 9 तारीख को, अब विदेश में मनाएगा तो 18 तारीख को। भारतीय मनाएगा तो जनवरी में, अब विदेशी मनाइएगा तो दिसंबर में, लास्ट में, फर्स्ट लास्ट, एकदम उल्टा। चलिए याद रखिएगा। आप आपसे कौन पूछेगा 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 24 जनवरी है, ये भी जाना पहचाना है। क्या मनाया जाता है मेरे भाई, राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाए जाते हैं। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लोसुंग त्योहार सिक्किम में लोकप्रिय है। कहाँ पर है लोसुंग त्योहार, सिक्किम में। ये किस तरह का त्योहार है लोसुंग, फसलों की कटाई पर यह त्योहार मनाया जाता है। आपसे कौन पूछेगा कि लोसुंग क्या है, तो फसल की कटाई मना के लोग खुशी मनाते हैं, लोसुंग हो जाते हैं सिक्किम वाले, खुशी के मारे लोसुंग मना रहे हैं। वाह वाह। यूनक्स कप किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है, कौन सा कप है, यूनेक्स कप, यूनेकस, सॉरी यूनेकस कप किससे संबंधित है, यूनेकस बैडमिंटन। कौन सा खेल है, यूनेकस है बैडमिंटन। चलिए आपको एक बार पूरे खेल का हम लाएंगे चार्ट और सारा खेल याद करवा देंगे। सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है। अब इस प्रश्न को आप देखिए, बहुत शानदार सवाल है। कौन सा झील पूछ रहा है, सूरज ताल झील। चलिए, तो सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश में है। कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश में है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, ठीक है, परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय नहीं, किसी स्थान का नहीं। इसका आंसर होगा, किधर गया 29, किधर गया 29 नंबर मेरे भाई, रुक जाइए, हाँ इधर है। एडुटेरिया के बुक से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इको सिस्टम का सही आंसर होगा जीव समुदाय और उसके वातावरण के संतुलित तंत्र, इकोसिस्टम का उदाहरण है। ये प्रश्न है कि परिस्थिति संतुलन बनाए परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होने चाहिए। कोई प्रश्न है कि भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होने चाहिए परिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए। सोचिए, आप थोड़ा सोचकर बताइए। देखिए 33.33%, वैसे भी 3rd डिवीजन का ये मार्क्स है। संतुलन बनाने के लिए कम से कम 33.33% होना चाहिए। CBSE बोर्ड में 33% पर आदमी 3rd डिवीजन होता है, कम से कम मिनिमम मार्क्स। उसी प्रकार तो परिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए आपको 3rd डिवीजन जितना नंबर चाहिए, 33.33%। ध्यान रहेगा ना मेरे भाई कि परिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 3rd डिवीजन का मार्क्स चाहिए, 33.33%। चलिए आइए बात करते हैं।
एपीफाइट पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। क्यों? अब आपसे पूछ रहा है कि एपीफाइट वाले पौधे, ठीक, कर एपीफाइट किधर गया? एपीफाइट के पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं, बहुत डेवलप करता है, जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। क्यों? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यांत्रिकी मदद हेतु। कह रहा है कि जो अन्य पौधे, एपीफाइट वाले पौधे अब दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं ताकि डेवलप होते हैं। कारण क्या है कि एपीफाइट के पौधे वैसे पौधे हैं जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, लेकिन पोषक तत्वों के लिए इस पर निर्भर नहीं होते हैं। ये पौधे वर्षा, जल, वायु तथा अन्य स्रोतों से अपना पोषक प्राप्त करते हैं। देखिए एपीफाइट वाले क्या करते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको समझ लीजिए, 2 मिनट लगेगा। कि एपीफाइट का जो पौधा होता है आश्रय के लिए खाली रहता है दूसरे के घर में। देखिए क्या कमाल का बात है भाई, आश्रय के लिए दूसरे पर निर्भर है। आप देखे होंगे पेड़ के ऊपर कोनो कोनो दूसरा पेड़ हो जाता है, वो एपीफाइट है। एपीफाइट का उदाहरण है कि कोई बड़ा सा पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उस पर नाना प्रकार के पेड़ आ गए, तो कौन से पेड़ हो? एपीफाइट। तो खाली आश्रय लेते हैं ये दूसरे पेड़ पर, लेकिन अपना भोजन बनाने के लिए खुदे से काम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे तो हाल हो गया एपीफाइट के पौधा का, किसके जैसा? किराएदार के जैसा, ठीक है। रहेगा आपके घर में लेकिन कमाने के लिए खुद पर डिपेंड है। ये नहीं कि मकान मालिक से कहे कि आप हमको खाना दीजिए, ठीक है। तो ये भोजन के लिए खुद पर निर्भर है, ठीक है। भोजन के लिए क्या करता है? वर्षा या जल, वर्षा का जल हो या सूर्य का प्रकाश हो, यानी ये अपना भोजन खुदे बना लेता है। चलिए, तो यांत्रिकी मदद हेतु आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? बताइए कौन सा? क्वेश्चन नंबर 32 है, सुमिलित नहीं है, तो आंसर होगा कंचनजंगा 2002, ये सुमिलित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। सिंपली पाल जो था 1994 में स्थापना हुआ था। चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं अच्छे से। देखिए मेरे भाई, सिंपली पाल का स्थापना कब हुआ था? 1994 में हुआ था। नोकरे की स्थापना 1988 में, पन्ना का स्थापना 2011 में। सिंपली पाल है कहाँ? तो ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और नोकरे कहाँ पर है? तो मेघालय में है। और पन्ना कहाँ पर है? तो सबको पता होगा, मध्य प्रदेश में है। और कंचनजंगा का स्थापना कब हुआ था? 2002 में नहीं हुआ था। आपके दिमाग में आएगा कंचनजंगा, ठीक है। आरक्षित जयमंडल का आरक्षित क्षेत्र है, कब हुआ था? 2000 में हुआ था, ईस्वी 2000 ईस्वी में। कहाँ पर है कंचनजंगा? सिक्किम में है। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा? ये देखिए कह रहा है कि क्षेत्रीय भाषा में, अंग्रेजी को छोड़कर अपने भाषा में कौन हाईकोर्ट है जिन्होंने अपना प्रकाशित किया था? तो केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट अपने क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है, निर्णय को प्रकाशित किया था। किस राज्य सरकार द्वारा सहवास ऐप जारी किया गया? देखिए कल हम ये जो बीपीएससी के 69वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, हमने पिछले वीडियो में 69वीं बीपीएससी का प्रश्न कराया है, उसमें ये प्रश्न आया था, कल हम लोग किए हैं इसको, कि सहवास ऐप जारी किया था, कौन सा है राज्य? बताइए। हमने आंसर करवाया था तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु राज्य सहवास ऐप जारी किए थे। क्या है सहवास? ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार ने राज्य में स्वच्छता कर्मचारी और उनके परिवारों के सदस्य के कल्याण हेतु इस ऐप को जारी किया है, सहवास, ठीक है। स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों के कल्याण हेतु तमिलनाडु सरकार ने सहवास ऐप जारी किया है। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के साथ हुआ है? संगम नौसेना का आयोजन कहाँ पर, किस देश के साथ हुआ है? यही प्रश्न है, आंसर होगा अमेरिका।
अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में कौन सा देश है? 187 टोंगा। टोंगा भाई भी श्रम संगठन में आ गए। ठीक है, श्रम संगठन में टोंगा श्रम संगठन में 187वां कंट्री कौन है? टोंगा। ठीक है, टोंगा आजकल एक गाना है टेंगे टेंगे, आप लोग सुने होंगे। टेंगे टेंगे बड़ा छोटा छोटा बच्चा गा रहा है, आप याद रखिए। टेंगे टेंगे 187, टेंगे टेंगे 187। देखिए, किसी भी चीज़ को याद रखना है मेरे भाई, थोड़ा सा उसमें तो दिमाग लगाइए उल्टा पुल्टा। टेंगे टेंगे 187, यहाँ से टोंगा टोंगा करिए आप 187। टेंगे टेंगे में क्या है? मेहनत लग रहा है, श्रम लग रहा है, तो श्रम संगठन में टेंगे टेंगे शामिल हो गया। चलिए आते हैं अगला प्रश्न कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया है, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? कह रहे हैं कि हिंदी सम्मेलन 2023 में, ये बहुत पुराना सवाल हो जाएगा, अब ये पूछेगा नहीं, छोड़ देते हैं इसको। इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर, विदेश मंत्री हैं। अगला सवाल, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देशों में तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तुर्की और सीरिया के मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन दोस्त। दोस्त को बचाने के लिए जाइए, तुर्की और सीरिया का मदद करिए। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन दोस्त। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान है? ठीक है, आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या होगा आंसर? अमेरिका। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 6.8%। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? दूध बेचने में तो हम लोग आगे हैं भाई, दूध बेचने में भारत फर्स्ट मार दिया है। दूध उत्पादन, भारत के लोग गाय वाय रखते हैं, गाय भैंस रखते हैं, तो दूध उत्पादन में पहला, एकदम खूब दूध पीना है, दूध उत्पादन खूब करना है, तो दूध उत्पादन में पहला स्थान है, ध्यान रखना है। विश्व में ध्यान रखिएगा, हम लोग इतना दूध उत्पादन करते हैं कि पूरे विश्व में जितना दूध होता है उसका 25% खाली हम लोग के यहाँ होता है, यानी पूरे देश भारत में होता है। सोचिए, जितना पूरा विश्व मिला के दूध बनाता है, उत्पादन करता है, हम लोग 25% अकेले कर लेते हैं। चलिए, दूध पीकर मजबूत रहना। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित अंशु का संबंध किस खेल से है? कुश्ती लड़ती है। अंशु कौन सा खेल खेलती है? कुश्ती। अंशु लड़ रही है कुश्ती। चलिए, आपको याद रखना है। अगला, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ग्रैमी संगीत से संबंधित है। ग्रैमी किसे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर होगा हैरी हाउस। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक, शानदार सवाल है, विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। ठीक है, कौन है? सलमान रुश्दी। चलिए, इनके और भी सारे पुस्तक है सलमान रुश्दी के, मिडनाइट चिल्ड्रेन, ठीक है, सीम, द सटीनिक वर्सेज, 3 पुस्तक इनका बहुत प्रमुख है। कौन है? सलमान रुश्दी के कौन कौन पुस्तक है? ध्यान रखिए, मिडनाइट चिल्ड्रेन एकदम महत्वपूर्ण है। कौन सा? मिडनाइट चिल्ड्रेन। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रेन। अगला प्रश्न, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चर्चा थोड़ा थोड़ा करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया था? हुबली में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन, ठीक है, बताइए मेरे भाई। हुबली में 53 नंबर, नहीं क्वेश्चन छूट रहा है, रुकिए 1 मिनट, 53 पर कैसे आ गया है? इधर है ना, हाँ इधर। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? ठीक है, अब 2023 ये तो पुराना सवाल हो जाएगा। ठीक है, क्लोज द केयर गैप, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है, बताइए। स्टैचू ऑफ
नॉलेज को किसने स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, छोड़ देते हैं उसको। कौन सा सुमिलित नहीं है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल तो बदल गए हैं, छोड़ दीजिए इसको। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तुलसीदास बलराम, एक तुलसीदास जी थे जिन्होंने रामायण लिखा, रामचरितमानस की कौन के थे रचना? तुलसीदास। ये तुलसीदास बलराम है, ये खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? खेल से। ठीक है, कौन थे भाई, कौन खेल खेलते थे तुलसीदास बलराम? तो ये फुटबॉल खेलते थे, एकदम दूर दूर मारने वाला खेल, फुटबॉल मारिए तुलसीदास बलराम जी। चलिए आप याद रखिएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, संगीता वर्मा। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर होगा भोपाल। चलिए इसको छोड़ दीजिए, अगला प्रश्न। हाँ ये देखिए, कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में कौन किया था? बताइए। नरेंद्र मोदी किए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किए थे। चलिए अगला प्रश्न आइए, कितना लंबा है भाई? 1.5 किलोमीटर है। कितना लंबा है? 1.5 किलोमीटर। अगला, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? क्या होगा इसका आंसर? नेपाल के रामचंद्र पौडेल। हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? याओसांग उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? ठीक है, आंसर होगा याओसांग मणिपुर। कहाँ पर? मणिपुर में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022, पुराना सवाल हो गया। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली, देखिए शानदार सवाल है, कह रहे हैं वंदे भारत जो ट्रेन चलती है, पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? बताइए, पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? सुरेखा यादव। याद रखना है, वंदे भारत की पहली महिला कौन है? सुरेखा यादव बनी है। चलिए, और सुरेखा यादव का तो नाम बहुत जाना पहचाना है, आप इस नाम को नहीं भूलिए मेरे भाई। यही वह नाम है जो भारत की पहली महिला ड्राइवर है, रेल ड्राइवर। भारत के पहली महिला कौन? पहली महिला रेल ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव। अब ये पहली महिला रेल ड्राइवर थी, तो ये जान जाइए मेरे भाई कि वंदे भारत भी यहीं चलाई है सबसे पहले महिला में। तो महिला ड्राइवर कौन है जो वंदे भारत चलाई? सुरेखा यादव। आइए, रबी फसल की बुआई कब होती है? तो पहले तो ये क्लियर हो जाए कि रबी फसल किसको कहते हैं। देखिए, एक बार जब खेती होता है तो गेहूं का होता है। किसका होता है? गेहूं का होता है, यहाँ लिखते हैं गेहूं। ठीक, एक बार खेती होता है तो मेरे भाई चावल का होता है। चावल होता है कि नहीं होता है? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि गेहूं कब आप खेत में कब बुआई होता है गेहूं का? कह रहे हैं रबी का। देखिए, कौन होगा? दो तरह का फसल होता है, फिर से आइए, एक होता है रबी, एक होता है खरीफ। कम पढ़ा लिखा आदमी क्या कहेगा? एक अक्षर दो अक्षर का रबी है तो गेहूं होगा रबी, याद रखने का। आज खरीफ क्या है? 3 अक्षर का है तो चावल हो जाएगा खरीफ। अब गेहूं के साथ तिलहन होता है, क्या होता है? तिलहन होता है, तो तिलहन हो जाएगा रबी। ठीक है, गेहूं के साथ में आलू भी बो देते हैं हम लोग ठंडा के दिन में, तो आलू हो जाएगा रबी। ठीक है, चावल के साथ क्या होता है भाई? बरसात के दिन में चावल का बुआई होता है, तो चावल के साथ में बाजरा होता है, तो बाजरा हो जाएगा खरीफ। अब आते हैं कि गेहूं का बुआई कब होता है? तो ठंडा के दिन में होता है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में होता है। आंसर हो जाएगा ये अक्टूबर से नवंबर तक, 15 नवंबर तक गेहूं को बोना चाहिए, ये डेट है। यानी अक्टूबर और नवंबर में क्या बोया जाता है? रबी फसल। ठीक है, और बरसात के दिन में जून जुलाई में खरीफ की बुआई होती है। बरसात में ना चावल आप बोइएगा। चलिए
जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 59। जूट में है पश्चिम बंगाल। जूट में कौन सा राज्य आगे है? पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? म्यांमार देश से किस भारत की अधिकतम से? अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा किससे मिलती है? म्यांमार से मिलती है। चलिए, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा कब होती है? ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से। कौन सा विक्षोभ से? पश्चिमी विक्षोभ से। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, बताइए कॉफी पोर्ट के नाम से किसको जाना जाता है? सेंटोस को। विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ब्राजील में होते हैं। कहाँ पर? ब्राजील में। और सेंटोस ब्राजील का ही एक कॉफी बंदरगाह है। अब देखिए कितना खतरनाक सवाल है। कॉफी पोर्ट सेंटोस का है भाई, तो यहाँ पर कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पर है? ब्राजील में होता है, और यहीं से कॉफी का सबसे ज़्यादा निर्यात होता है सेंटोस से। इसीलिए ब्राजील का एक जगह का नाम है सेंटोस। ये कॉफी पोर्ट बन गया। आगे बात करिए, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? ठीक है, नंदा देवी चोटी मेरे भाई कुमायूं हिमालय का भाग है। कौन सा? कुमायूं हिमालय का। अगला प्रश्न, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का समूह, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं हम। चलिए, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। कौन से द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप में 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। कब? कितना है? 36। लक्षद्वीप में कई गो छोटे छोटा द्वीप है? 36 गो। लक्षद्वीप को क्या घोषित किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या घोषित किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। कब से? 1956 से। कब से मेरे भाई? 1956 में लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीपों को समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। फिर से आइए एक बार, द्वीपों के समूह, प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप में कई गो द्वीप है? तो 36 गो छोटा छोटा द्वीप है। कब इसका स्थापना हुआ था? तो 1956 में भारत सरकार इसको केंद्र शासित प्रदेश का घोषणा कर दिया था कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश होगा। आते हैं अगला प्रश्न पर, दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कौन सा? दूध गंगा। बताइए ये कौन गंगा है भाई? तो दूध गंगा है। ये चिनाब का सहायक नदी है। ठीक है, यह जम्मू और कश्मीर में प्रवाहित होती है। चलिए, चिनाब नदी, दूध गंगा, याद रखना है। चिनाब, दूध चिनाब। भार का एसआई मात्रक, शानदार सवाल विज्ञान का है। फिजिक्स से आपसे पूछा गया है कि भार का एसआई मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन होगा। भार का क्या होगा? न्यूटन होगा। बड़का एन, इसको बड़का एन से सूचित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहाँ गया? 62 हो गया, 66। अगला अब साइंस के क्वेश्चन करना है। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। कौन सा यंत्र? पेरिस्कोप जो होता है, ठीक है, समुद्र से स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या आता है? पानी में की वस्तु को। अगला सवाल, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? कह रहा है, देखिए कितना मस्त सवाल है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, आंसर हो जाएगा क्या? कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न, दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। कह रहा है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कह रहा है कि दो गो कण है,
एगो कण यहाँ है, एगो कण यहाँ है, इनके बीच की दूरी बढ़ गई, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसे भी समझना है कि दो कण है, यदि दूर दूर हो गया तो इनका गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना नज़दीक आएगा उतना गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा और जितना दूर होगा उतना गुरुत्वाकर्षण कम होगा। अगला सवाल है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। कौन सा बल है, उत्क्षेप बल और भार हमेशा याद रखिएगा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग जिसका सूचक एंगस्ट्रम होता है। तरंग, ठीक है, तरंग दैर्घ्य के बारे में बोल दिए मेरे भाई। तरंग दैर्घ्य का सूचक क्या होता है, एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है। तो वही पूछ रहा है आपके प्रश्न में कि निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसका हो जाएगा तरंग का कोई माध्यम नहीं होता है, आंसर यही। तरंग में आयाम होते हैं, आवृत्ति होती है, तरंग दैर्घ्य होता है, माध्यम नहीं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। कह रहा है कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। देखिए बता देते हैं। दो तरह का परिवर्तन होता है, एक रासायनिक होता है, एक भौतिकी होता है। भौतिक परिवर्तन, क्या, भौतिक। देखिए रासायनिक परिवर्तन है कि यदि आप उसको, रासायनिक परिवर्तन किसको कहिएगा बता देते हैं एक बार में, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए रट्टा मार अलग चीज है और समझना अलग चीज है। यदि आप एक बार समझ लिए अच्छे से तो इस तरह के क्वेश्चन को एकदम आप चोखा बना दीजिएगा और चोखा बना के एकदम खा जाइएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा भाई, यदि कोई भी चीज़ है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप कागज लिए हैं, कागज लेके जला दिए, कागज लेके जला दिए और हम कहते हैं कि आपको 1000 रुपया देंगे और ये जो मेरा कागज था आप इसको पहले के जैसा कर दीजिए, क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। तो आप कहिएगा नहीं सर 1000 क्या कहते हैं, आप 10,000 दीजिएगा तो नहीं होगा, 1 लाख दीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, यदि आप मान लेते हैं दूध लेकर दही बना दिए, दूध से क्या बना दिए, दही। अब कोई आपको एकदम छाती पर बैठ के कह रहा है कि दही को फिर से दूध बनाओ, बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन आपसे कोई बोला कि ये लो बर्फ, ये पानी लीजिए और पानी को आप क्या बना दिए, बर्फ बना दिए। तो आपसे कोई बोलेगा कि पानी को आपने बर्फ बनाया, क्या बर्फ को फिर से आप पानी बना सकते थे, आप कहिए हाँ। तो जिस वस्तु को आप यदि कागज को जला के पुनः आप कागज नहीं बना सकते हैं तो उस परिवर्तन को हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। यदि कोई वस्तु है उसको पुनः आप पहले वाली स्थिति में लौटा सकते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। जैसे चीनी का पानी में घुलना, तो चीनी और पानी आपस में घुल जाएगा, लेकिन फिर आपसे कोई कहेगा कि चीनी और पानी को अलग अलग कर दीजिए, तो नहीं हो जाएगा। आप पानी को उड़ा दीजिए, उसको खौला दीजिए या धूप में रख दीजिए या आग पर रख दीजिए, तो क्या होगा, पानी वाष्प के माध्यम से उड़ जाएगा और आपके कढ़ाई में चीनी बच जाएगा। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, शुष्क रेत का पानी में घुलना। अब रेत है, पानी में मिल गया है, तो पानी को फिर से आप उड़ा दीजिएगा, धूप में रख दीजिए, रेत पानी निकल जाएगा, तो रेत ना बच जाएगा। तो यदि आप किसी भी वस्तु को पहले के स्थिति में ला सकते हैं तो उस प्रकार के परिवर्तन भौतिक है। पहले के जैसा यदि नहीं हो सकता है तो रासायनिक। दूध का दही में परिवर्तन, दूध से दही बन जाएगा लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। वीडियो समझ में आए तो जरूर लाइक करिए, इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम लोग अगला वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए ये एगो सेट है, 3 घंटा का पेपर है, तो भाई समय तो लगेगा ना। यदि आप उब के भाग जाइएगा तो फिर हम लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा समय दीजिए, तब जाके काम होगा। किसने परमाणु को अविभाज्यता के बारे में बताया, किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है, डाल्टन ने बताया। डाल्टन ने परमाणु अविभाज्यता के बारे में बताया है।
निम्नलिखित में कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? देखिए दोस्त, हमें खुद एक शिक्षक है, सरकारी शिक्षक है, तो हमको पता है कैसे पढ़ाना है, कैसे याद रखना है। तो थोड़ा समय दीजिए। आप लोग चाहते हैं कि आए वीडियो पर एकदम फटाफट हो जाए, ऐसा नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? देखिए, कौन सा पदार्थ है जो सामान्य ताप पर, गैल्बियम एक धातु है, इसका नाम सुने होंगे आप लोग। गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक Ga होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसा सफेद होता है और सामान्य ताप में यह तरल अवस्था में होता है। गैलियम जिसका सूचक क्या है? Ga है। और यह सामान्य अवस्था में कैसा होता है? तरल होता है, यानी द्रव के जैसा होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? कौन धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? देखिए, आपको धातु का याद किए होंगे। 2-6 ऑक्सीजन का होता है, 2-1-3 लिथियम का होता है ना। सोडियम Na11, 2-8-1, 2-8-1, 2-8-1, 11 हो गया कि नहीं हो गया? सोडियम का है। लिथियम Li3 होता है, तो 2-1-3 हो गया। 2-6-8 ऑक्सीजन का हो गया। ये नहीं आंसर है, ठीक है। इसके लिए आपको परमाणु संख्या याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना गया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रॉन में कमी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न, 78, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो वह लवण होता है? बताइए, यदि किसी लवण का पीएच मान कितना है? 0 है, तो वह लवण क्या होगा? सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा। अगला प्रश्न, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? आंसर है क्षार जल में OH ऋणात्मक आयन निर्मित करते हैं। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? ठीक है, बताइए, आंसर होगा हीलियम। अधातु का व्यापक उपयोग इनमें से किसमें होता है? अधातु का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पर होता है? खाद में सबसे ज़्यादा उपयोग अधातु का होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? चलिए बताइए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको याद होगा मेरे भाई, हीमेटोलॉजी का अध्ययन है रक्त से संबंधित है। पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पानी की कमी के कारण, किसके कमी के कारण? पानी के कमी के कारण, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस आंसर। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? देखिए, बहुत शानदार सवाल है, मोस्ट। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक हैं एडिपोज ऊतक। कौन सा ऊतक? एडिपोज। अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, विभेदन। क्या कहते हैं? विभेदन। वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व हैं? बताइए, पादप में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ठीक है, आंसर होगा कार्बन। क्या होगा? कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकी के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? कह रहा है कि किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकी सिद्धांतों का, आंसर होगा गेगरी मेंडल। मटर पर प्रयोग किए थे आनुवंशिकी के सिद्धांत, सब कौन दिए थे? गेगरी मेंडल। ठीक है, अगला प्रश्न 88 के बाद आइए, जोंक
किस संघ में है भाई? एनेलिडा में है। जोक किस संघ में है? एनेलिडा में। जोक किस संघ में है? एनेलिडा में है। निम्नलिखित में से किस में होमोडोट दांत पाए जाते हैं? ठीक है, बताइए किस में होमोडोट? मछली में पाया जाता है। किस में? मछली में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्यों का पाचन तंत्र में उत्सर्जन अम्ल कौन सा होता है? कह रहा है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? विषाणु से कौन सा रोग? वायरस। वायरस से कौन सा रोग नहीं होता है? बताइए, बताइए कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? तपेदिक। विषाणु से नहीं होने वाला रोग नहीं, तपेदिक। अगला, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, PC महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस। अगला, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पर है? बताइए, एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पर है? हैदराबाद में है। आपको याद होगा कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कीमत सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? कीमत सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अब मेरे भाई, यहाँ से 96 नंबर गणित के प्रश्न हैं, 97 भी गणित है, 98 भी, 99 भी और 100 भी। इस तरह हमने आज के ये सेशन में कुल आपको 100 प्रश्न करवाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको 80% तो पक्का याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।